बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज भारी भीड़ की मौजूदगी में शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, उनके सलाहकार परिषद के सदस्य और सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लाम और छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता भी शामिल हुए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों से शांति की अपील की है। कट्टरपंथी तत्वों द्वारा की जाने वाली भीड़ की हिंसा का विरोध करने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अशांति आई तो बांग्लादेश के डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को खतरे में डाल सकती है, जो अभी भी नाजुक दौर में है। पिछले साल जुलाई अगस्त में हुई हिंसक विद्रोह या तथाकथित क्रांति के प्रमुख चेहरों में से एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में देशव्यापी तनाव फैल गया है। हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शेख हसीना और भारत के कट्टर विरोधी हादी फरवरी में होने वाले चुनाव में उम्मीदवार थे। वो इंकलाब मोर्चा नाम से एक संगठन के प्रवक्ता भी थे और अपने भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते थे। ढाका के विजयनगर में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था। वहां 6 दिन तक इलाज चला और फिर एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। हादी की मौत की खबर फैली तो फिर से बवाल शुरू हो गया। उग्र हिंसक भीड़ ने चुन चुनकर मीडिया संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और अल्पसंख्यकों से जुड़े संस्थानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ढाका की सड़कों पर अराजक भीड़ ने कब्जा कर लिया और लूट मार मच गई है। हिंसक भीड़ ने पहले से ही खंडहर हो चुकी 32 धान मंडी इमारत में तोड़फोड़ की। ये किसी आम घर का पता नहीं है। यह बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारी शासन से आजाद कराने वाले शेख मुजबिर रहमान का घर था, जिसे अगस्त 2024 में तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया गया था। इस ऐतिहासिक घर और बांग्लादेश के स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन के प्रतीक का जो बचा खुचा हिस्सा था, उसे भी तोड़फोड़ दिया गया और आग लगा दी गई। आग बांग्लादेश के 2 प्रमुख मीडिया आउटलेट्स प्रथम ओलो और द डेली स्टार के दफ्तर में भी लगा दी गई। आरोप ये लगा कि ये प्रो इंडिया मीडिया चैनल्स हैं, यानी भारत का समर्थन करते हैं। छायानट नाम के कल्चरल सेंटर को भी निशाना बनाया गया और उसे जलाकर राख कर दिया गया। इतना ही नहीं, ढाका, राजशाही, चटगांव में भारतीय हाई कमीशन के दफ्तरों को भी घेरने का प्रयास किया गया। भारत विरोधी भाषण दिए गए और इसके पीछे वजह बताई गई एक अस्पष्ट खबर को, जिसमें यह कहा गया था कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं। यूनुस सरकार ने आपदा में अवसर देखा और लोगों के गुस्से को भारत की ओर डाइवर्ट करने का मौका नहीं छोड़ा। बयान जारी कर दिया कि अगर हत्यारे भारत पहुंच जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर वापस भेजना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आश्चर्य की यह बात है कि हादी के हत्यारों के भारत भागने के दावे का खंडन खुद ढाका की पुलिस ने किया है। बांग्लादेशी जांच एजेंसियों का मानना है कि हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। पुलिस के मुताबिक एक पूर्व काउंसलर को इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। कम से कम 20 लोग अलग अलग भूमिकाओं में शामिल थे। कोई फंडिंग कर रहा था, कोई हथियार जुटा रहा था, कोई शूटिंग में शामिल था और कोई हमलावरों को भागने में मदद कर रहा था। प्रोथोमोलो खबर के मुताबिक आरएबी और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छापेमारी के दौरान हथियार, गोलियां, मैगजीन और कई करोड़ टका के चेक्स बरामद हुए हैं। चूंकि चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है, ऐसे में हादी की हत्या के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह आशंका जताई गई है कि हादी को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या की गई और पर्चा भारत के माथे मढ़ दिया गया, क्योंकि जमात हो या फिर एनसीपी हो या फिर बीएनपी हो, पिछले साल एकजुट थे, लेकिन अब आगामी चुनाव में सत्ता कब्जाने के लिए एक दूसरे से ही संघर्ष कर रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के संबंध पिछले 1 साल में काफी तनाव भरे रहे। अब हालात और बुरे होते दिख रहे हैं। हादी को आज ढाका में सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। सड़कों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन इसके बावजूद तनाव बना हुआ है। भीड़ लगातार भारत विरोधी नारे लगा रही थी। दिल्ली या ढाका, ढाका ढाका। अमेरिका ने एक दिन पहले ही अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी और कहा था कि बांग्लादेश में रहने वाले अमेरिकियों को सतर्क रहना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि शांतिपूर्ण उद्देश्य से आयोजित सभाएं भी हिंसा में तब्दील हो सकती हैं।
अमेरिका की इस एडवाइजरी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हालात कितने खराब हैं। और जब जब बांग्लादेश में हालात खराब होते हैं, राजनीतिक अस्थिरता आती है, एक चीज अनिवार्य रूप से होती है, अल्पसंख्यकों पर हमला। और यही फिर से हुआ है। मेमन सिंह में एक फैक्ट्री मजदूर जो कि हिंदू था, उसे बेहद निर्मम तरीके से मार दिया गया। पहले ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा का आरोप लगाया गया और फिर पीटा गया। पुलिस थाने ले गई, वहां से भी भीड़ ने उसे निकाल कर ले आया और पीट पीट कर मार डाला। लाश को एक पेड़ से टांग कर जला दिया गया। एक्स पर कई यूजर्स ने इस पूरे मामले को दो मजदूरों के बीच आपसी विवाद वाला बताया है। बांग्लादेश से निर्वासित जीवन बिता रही जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने लिखा है कि दीपू चंद्र दास मेमन सिंह जिले के भालुका में एक कारखाने में काम करते थे। वो एक गरीब मजदूर थे। एक दिन एक मुस्लिम सहकर्मी ने किसी मामूली बात पर उन्हें दंडित करने के लिए भीड़ के बीच में घोषणा कर दी कि दीपू ने पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। बस इतना ही काफी था। ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी, ना बचाव का कोई मौका और न ही सबूत। अराजक भीड़ ने जैसे सब तय कर रखा था। भारत में कई सारे संगठनों और नेताओं ने इस घटना की निंदा की और मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इस घटना की चौतरफा निंदा शुरू हुई तो मोहम्मद यूनुस ने कड़ी निंदा की और 7 लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया। कहा कि इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस के इस आश्वासन पर भरोसे की कोई वजह नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था, तब भी उनकी ओर से इसी तरह के बयान आए थे। लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यकों पर हमले रुके नहीं। इधर भारत की संसद में भी बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली पार्लियामेंट्री कमेटी ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर 9वीं रिपोर्ट पेश की है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता, सीमा सुरक्षा और व्यापारिक चुनौतियों को सबसे बड़ा खतरा बताया है। ढाका में राजनीतिक उथल-पुथल, अल्पसंख्यकों पर हमले और बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही कमेटी ने कहा है कि अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में हुए घटनाक्रमों ने भारत के सामने अभूतपूर्व रणनीतिक सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। समिति ने कहा है कि इन हालातों में भारत को निरंतर कूटनीतिक संवाद, सटीक रणनीतिक संचार और संस्थानगत तालमेल को मजबूत करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक अस्थिरता, लोकतांत्रिक चुनावों को लेकर अनिश्चितता, अल्पसंख्यकों पर हमले और सामाजिक अशांति बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2025 तक अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्थलों पर हमले की 2446 घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत ने यह मुद्दा लगातार उच्च स्तर पर उठाया है, लेकिन समिति ने बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा इन घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा की बजाय राजनीतिक हत्याएं बताकर कमतर आंकने की कोशिशों पर नाराजगी जताई है। समिति ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भारत की कूटनीति का मुख्य मुद्दा बनाने और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने पर जोर देने को कहा है। अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार इस रिपोर्ट के बाद क्या कदम उठाती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।